गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक का। हम लोग फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे थे जो कि बीए थर्ड ईयर में थर्ड पेपर के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम लोग ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था और उसके आगे का आज हम लोग को रीड करना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे तो नोट करते जाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने यहाँ तक की चीज़ें कवर कर ली थी कि जेएम कीन्स ने क्या समष्टि अर्थशास्त्र दिया, ये सब हम लोग ने देख लिया था। इफ़ेक्टिव डिमांड 1936 में इनकी बुक जो आई थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए अपनी कहानी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के विकास में यह भी कह सकते हैं कि विश्व पटल पर अर्थशास्त्र एक ऐसा ज्वलंत विषय बन चुका है जिसमें प्रत्येक आर्थिक समस्या का हल निहित है। जैसे 2009 का वैश्विक शिकार हुए मंद विकास वैश्विक संकट में विकसित राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, जर्मन जैसे देश मंदी के शिकार हुए। हाँ, 2009 की जो वैश्विक संकट आया, यानी कि हमारे जो वैश्विक देश में संकट आया था और उसमें क्या हुआ था कि बहुत ही मंदी का सामना करना पड़ा था कुछ विकसित देशों को। जैसे उसमें कौन कौन से आते हैं, तो अमेरिका, फ्रांस, जर्मन जैसे देश मंदी के शिकार हुए थे। मंद विकास, बेरोजगारी, विकासशील राष्ट्रों में स्टैगफ्लेशन प्रकट हुआ। इसका सैद्धांतिक निवारण अर्थशास्त्र में ही संभव है। इसका निवारण भी किस में संभव है? अर्थशास्त्र विषय में ही संभव है। तो यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया गया। आगे देखते हैं। इस प्रकार 21वीं शताब्दी में अर्थशास्त्र की प्रगति किस स्वरूप में होगी, यह तो भविष्य निर्धारित करेगा, लेकिन इतना विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के विकास का मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो 21वीं शताब्दी होगी, इसमें अर्थशास्त्र की जो प्रगति होगी, उसका जो विकास का मार्ग होगा वह कभी भी अवरुद्ध नहीं होगा, उसमें कोई भी संकट नहीं आएगा। अर्थशास्त्र में प्राचीन काल से लेकर आज तक 3 विचारधाराएं उत्पन्न हुई हैं। वह कौन कौन सी हैं? तो पहली है स्वतंत्र अर्थशास्त्र की अवधारणा, द्वितीय है नियंत्रित अर्थशास्त्र की अवधारणा और तीसरी है वैश्वीकरण या निजीकरण व उदारीकरण की अवधारणा, ठीक है। उपरोक्त तीनों अवधारणाओं का मूल उद्देश्य अधिकतम मानव कल्याण का है। ये जो तीनों अवधारणाएं दी गई हैं अर्थशास्त्र में, ये इनका उद्देश्य मात्र अधिकतम मानव कल्याण का है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। अच्छा, इससे पहले कुछ दिया आर्थिक विचारों के इतिहास का अर्थ एवं परिभाषाएं, ठीक है। तो इसे देखते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में आर्थिक विचारों के इतिहास का आशय अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए विविध आर्थिक विचारों के प्रस्तुतिकरण से लगाया जाता है, क्योंकि अर्थविदों के विचार ही आर्थिक सिद्धांत का रूप धारण करते हैं। अन्य शब्दों में आर्थिक विचारों के इतिहास में अर्थशास्त्र का जन्म विकास के विविध पायदान के साथ साथ विभिन्न आर्थिक विवरणों एवं चिंतनों का व्यापक अध्ययन करने से लगाया जाता है। परिभाषाएं अगर देखें तो आर्थिक विचारों के इतिहास की परिभाषाओं के संबंध में विभिन्न अर्थविदों ने निम्न विचार दिए हैं। अब जो ये अर्थशास्त्री थे, इनके कुछ विचार दिए गए हैं, तो इनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से अर्थशास्त्री ने अपने क्या विचार दिए, ठीक है। तो प्रोफेसर हेनरी कहते हैं हैज़ डिफाइंड इट एज अ क्रिटिकल अकाउंट ऑफ द मैनिफेस्टेशन।
यानी कि प्रोफेसर हेनरी का कथन है कि उपरोक्त परिभाषाओं में जो प्रोफेसर हेनरी परिभाषित करते हैं कि आर्थिक विचारों का जो इतिहास है वह एक आलोचनात्मक घोषणा पत्र है। ऐसा कौन कहते हैं? तो ऐसा प्रोफेसर हेनरी मानते हैं। ठीक है। अब प्रोफेसर बेल जेएफ, जो प्रोफेसर बेल जेएफ हैं, इन्होंने क्या विचार दिया है? तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ द हेरिटेज लेफ्ट बाय राइटर्स ऑन इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स। प्रोफेसर जेएफ बेल के अनुसार आर्थिक विचारों का जो इतिहास है वह आर्थिक विषयों के लेखकों द्वारा विरासत में प्रदान किए गए विचारों का अध्ययन है। ऐसा कथन किसका है? तो प्रोफेसर जेएफ बेल का। ठीक है। आपके एग्जाम से पूछ दिया जाएगा कि मतलब आर्थिक विचारों के इतिहास के अर्थ एवं परिभाषाएं लिखिए, तो ये आप लिख सकते हैं। कुछ इनकी परिभाषाएं लर्न होनी चाहिए। ठीक है। तो आगे है प्रोफेसर जे शुम्पीटर। तो इनका क्या कथन है? तो ये कहते हैं कि द सम ऑफ टोटल ऑफ द ऑल द opinions and desires concerning economic subjects, especially concerning public policy bearing upon these subjects that at any given time and place float in the public mind। तो प्रोफेसर जे.एल. शुम्पीटर के अनुसार एक समय व स्थान विशेष पर दिए गए आर्थिक विषयों विशेषता संबंधित राजकोषीय नीति पर लोगों के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले सभी मतों का सार है। ऐसा कौन कह रहा है? तो प्रोफेसर जे. शुम्पीटर। आर्थिक विचारों के इतिहास में आर्थिक चिंतन को विशेष महत्व दिया है। किन्होंने? ये जो 3 अर्थशास्त्रियों को मैंने बताया, इनके विचार बताए, तो इन लोगों ने आर्थिक विचारों के इतिहास में आर्थिक चिंतन को विशेष महत्व दिया है। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। आर्थिक इतिहास, अर्थशास्त्र का इतिहास एवं आर्थिक विचारों के इतिहास में अंतर। ठीक है। अब इसे पढ़ते हैं। आर्थिक इतिहास क्या है? तो आर्थिक इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो यानी कि इकोनॉमिक हिस्ट्री में अगर हम लोग जाएं तो आर्थिक इतिहास में मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में मानव की आर्थिक क्रियाएं सीमित थीं। जैसी बात है, सीमित ही होंगी क्योंकि उस समय साधन भी सीमित थे, और जिस कारण उस समय की जो भी उस समय में जो भी मानव की आर्थिक क्रियाएं होंगी वो भी सीमित ही होंगी। संसाधन सीमित हैं तो रोजगार भी सीमित ही होंगे। इस तरह से आर्थिक क्रियाएं सीमित थी, क्योंकि प्राचीन काल में मानव की समस्याएं एवं आवश्यकताएं सीमित थी। लेकिन प्राचीन काल की आर्थिक क्रियाओं व आधुनिक आर्थिक क्रियाओं में भारी अंतर इसलिए है कि मनुष्य की आवश्यकताएं ज्यों-ज्यों बढ़ती गईं, उनकी पूर्ति के लिए उसने चिंतन किया, उसने विचार किया कि आखिर अगर मान लो कोई भी जब कोई भी आवश्यकता पड़ती तभी तो उस पर चिंतन किया जाता है और वो उसे प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है, उसे या तो आविष्कार करने की कोशिश की जा सकती है। तो उसी प्रकार जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गईं, लोगों ने उस पर चिंतन किया और विचार किया कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। तो प्राचीन काल की आर्थिक क्रियाएं गतिहीन, जबकि वर्तमान की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो कैसी हैं? तो गतिवान हैं। इस लंबे आर्थिक क्रियाओं के सफ़र में मानव ने केवल चिंतन ही नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी की खोज करके मानव समाज के व्यवस्थित संचालन हेतु परिवहन, बैंक, उद्योग, कृषि, शिक्षा आदि संस्थाओं को जन्म दिया। इस प्रकार संस्कृति एवं सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है। इस प्रकार आर्थिक इतिहास में केवल प्राचीन काल की
इस प्रकार आर्थिक इतिहास में केवल प्राचीन काल की गतिहीन आर्थिक क्रियाओं से लेकर आधुनिक काल की आर्थिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इसलिए भौतिक सभ्यता के विकास का अध्ययन ही आर्थिक इतिहास समझना चाहिए। आधुनिक युग में इसे औद्योगिक इतिहास यानी कि इंडस्ट्रियल हिस्ट्री भी कह सकते हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि आर्थिक इतिहास यानी इकोनॉमिक हिस्ट्री आर्थिक विचारों के इतिहास हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स से सर्वदा भिन्न है। विद्यार्थियों को दोनों को ही एक समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को दोनों को एक समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आर्थिक विचारों के इतिहास में तो समाज में विकसित होने वाले अर्थशास्त्रियों के आर्थिक विचारों का अध्ययन किया जाता है और आर्थिक इतिहास आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन तक सीमित है। ठीक है, आगे है अर्थशास्त्र का इतिहास। अब हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र का इतिहास का यानी कि हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का इतिहास आर्थिक इतिहास से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि अर्थशास्त्र के इतिहास में अर्थशास्त्र का उद्गम, जन्म, विकास के विविध चरणों की क्रमबद्ध व्याख्या की जाती है। इसलिए अर्थशास्त्र के इतिहास को अर्थविज्ञान का अध्ययन समझना चाहिए। इस प्रकार अर्थशास्त्र का इतिहास आर्थिक विचारों के इतिहास का एक अंग है। इसीलिए अर्थशास्त्र के इतिहास को आर्थिक विश्लेषण का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस भी कहते हैं। प्रोफेसर शुम्पीटर कहते हैं, बाय हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस आई मीन द हिस्ट्री ऑफ intellectual efforts that men have made in order to understand economic phenomena। ठीक है, आगे आर्थिक विश्लेषण के इतिहास में मेरा मत कौन कह रहा? प्रोफेसर शुम्पीटर कह रहे हैं कि आर्थिक विश्लेषण के इतिहास में मेरा मत मनुष्यों के बौद्धिक प्रयासों के इतिहास से होता है, जिसमें आर्थिक तथ्यों को समझने का प्रयास है। विशेष बात यह है कि अर्थशास्त्र का इतिहास संबंधी क्रमिक विकास जैसे वणिकवाद, प्रकृतिवाद, दूसरा राजनैतिक अर्थव्यवस्था और तीसरा प्रतिष्ठित विचारकों द्वारा अर्थशास्त्र विषय का जन्म, विविध आर्थिक सिद्धांतों का सृजन एवं खोज का अध्ययन ही अर्थशास्त्र का इतिहास कहलाएगा। लेकिन आर्थिक विचारों का इतिहास इससे अधिक व्यापक है, क्योंकि अर्थशास्त्रियों के सभी आर्थिक विचारों, सिद्धांतों आदि में अंत तक विस्तृत अध्ययन है। आगे दिया हुआ आर्थिक विचारों का इतिहास हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स, इसमें है कि आर्थिक विचारों का इतिहास में अतीत से वर्तमान तक के आर्थिक विचारों का क्रमबद्ध अध्ययन करने के कारण इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। जो आर्थिक विचार होते हैं इनका इतिहास में अतीत से लेकर प्रेजेंट तक यानी कि अतीत से यानी कि बहुत ही पुराने समय से लेकर आज तक के अगर आर्थिक विचारों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए तो इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, अत्यंत ही व्यापक है। प्रोफेसर हैने हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में बी डिफाइंड एज अ क्रिटिकल अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक आइडियाज। आर्थिक विचारों के इतिहास को प्रोफेसर हैने आर्थिक विचारों के इतिहास को आर्थिक विचारों के विकास का आलोचनात्मक विवरण कहकर परिभाषित करते हैं। शायद इसीलिए प्रोफेसर बेल ने उक्त के संबंध में कहा है, इट इज मैंने अभी पीछे बताया था ना, ये
प्रोफेसर बेल ने क्या कहा, इट इज़ अ स्टडी ऑफ द हेरिटेज लेफ्ट बाय राइटर्स एंड इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स ओवर द पीरियड ऑफ अबाउट 2500 ईयर। ऐसा कौन कह रहा है, प्रोफेसर बेल कह रहा है, ठीक है। और आर्थिक विचारों का इतिहास लगभग 2500 वर्षों की अवधि का अर्थशास्त्रियों द्वारा विरासत में प्राप्त हुए आर्थिक विचारों का अध्ययन है। इस प्रकार आर्थिक विचारों के इतिहास के संबंध में प्रोफेसर अलेक्जेंडर ग्रे का मत है कि ओल्ड डॉक्ट्राइन्स नेवर डाई, पुराने सिद्धांत कभी मरते नहीं हैं। इसलिए आर्थिक विचारों के इतिहास में क्रमबद्ध विविध विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे क्रोनोलॉजी अप्रोच, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच और है नियो क्लासिकल अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस और केनीजियंस अप्रोच एटसेट्रा। इतना ही नहीं, आर्थिक विचारों के इतिहास को 3 भागों में भी विभाजित कर अध्ययन किया गया है। पहला, प्राचीन विचार को एंशिएंट थॉट्स और मध्य विचार मेडिवल थॉट्स एंड आधुनिक विचार मॉडर्न थॉट्स, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आर्थिक विचारों के इतिहास का महत्व क्या है। तो आर्थिक विचारों का इतिहास की अगर भूमिका, आर्थिक इतिहास, अर्थशास्त्र का इतिहास व आर्थिक विचारों के इतिहास में अंतर, परिभाषाएं आदि का विवेचन करने के पश्चात प्रश्न उठता है कि आर्थिक विचारों के इतिहास की प्रकृति कैसी है, इसका क्या महत्व है। आदि के उत्तर में कह सकते हैं कि पुरातन काल में मानव की आवश्यकताएं सीमित होने के कारण आर्थिक संघर्ष का ही स्थान न था, लेकिन ज्यों-ज्यों मानव का विकास हुआ, आर्थिक विकास में औद्योगिकीकरण युग प्रारंभ हो गया। मतलब जैसे जैसे मानव विकसित होता चला गया, वैसे वैसे औद्योगिकीकरण युग भी प्रारंभ होता गया। मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गईं, मानव की आवश्यकताएं बढ़ने के साथ साथ मानव के संघर्ष एवं चिंतन की दिशा बदलती गई। उनके सोचने समझने की अलग टाइप से सोचने लगे, वो भी उसमें भी चेंजमेंट हुआ, क्योंकि प्राचीन काल के आर्थिक चिंतन और वर्तमान आर्थिक चिंतन में भारी बदलाव है। उस समय के जो चिंतक थे वो उस समय के टाइम पीरियड के हिसाब से विचार करते थे, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में आर्थिक चिंतन है वो काफ़ी चेंज है उस समय के आर्थिक चिंतकों के अपेक्षा, क्योंकि उस समय के वो उस टाइम पीरियड के से रिलेट करके सोचते थे, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इस प्रकार आर्थिक विचारों के इतिहास में प्राचीन काल एवं आधुनिक काल की परिस्थिति जन्य आर्थिक विचारकों के नियमों, सिद्धांतों एवं विश्लेषणों पर तत्कालीन परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ा। इतना ही नहीं, आर्थिक विचारों के इतिहास, तत्कालीन परिस्थितियाँ कैसी थीं, इसका ज्ञान सरलता से हो जाता है। वही आर्थिक विचारों के इतिहास को पढ़कर भूल सुधार भी संभव है, क्योंकि आर्थिक विचारों का इतिहास प्राचीन काल से आधुनिक काल तक का लंबा आर्थिक चिंतकों का सफर तय करता है। प्रोफेसर हैने ने आर्थिक विचारों के इतिहास में निम्न महत्व संबंधी तथ्य प्रकट किए। अर्थशास्त्र में प्रकृति एवं क्षेत्र का ज्ञान। आर्थिक विचारों के इतिहास का प्रमुख महत्व यह है कि इसके अंतर्गत प्राचीन काल के आर्थिक तथ्यों से लेकर वर्तमान समय के अर्थशास्त्रियों के सैद्धांतिक विश्लेषण, आर्थिक नियमों एवं आर्थिक विकास के विविध आयाम एवं उच्चावचन का विस्तृत किंतु क्रमबद्ध अर्थात समयबद्ध अध्ययन होने के कारण अर्थशास्त्र विषय की प्रकृति एवं कार्य क्षेत्र का सहजता से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आर्थिक विचारों के इतिहास का अध्ययन यह समझने में सक्षम है कि अर्थशास्त्र प्राचीन काल से जहाँ कला,
के रूप में समझा गया, वहीं अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ ने इसे विज्ञान यानी साइंस कहा। ठीक है, प्राचीन काल में अर्थशास्त्र को कला यानी कि आर्ट के रूप में समझा जाता था। वहीं पे जो अर्थशास्त्र के जो जन्मदाता हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र को जन्म दिया, इसे उन्होंने क्या कहा? साइंस कहा। तत्कालीन अर्थशास्त्रियों का एक समूह अर्थशास्त्र को कला एवं विषय विज्ञान दोनों मानता था, परंतु वर्तमान अर्थशास्त्री इसे वास्तविक विज्ञान रियल साइंस के रूप में स्वीकारते हैं। जो वर्तमान में अर्थशास्त्री हैं वो अर्थशास्त्र को रियल साइंस के रूप में स्वीकारते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अर्थशास्त्र की प्रकृति में ये परिवर्तन कैसे एवं क्यों हुआ। तो आइए इसे देख लेते हैं कि ये परिवर्तन कैसे और क्यों हुआ। इतना ही नहीं, अर्थशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञान विषयों से क्या संबंध है? इसका उत्तर केवल आर्थिक विचारों का इतिहास ही दे सकता है, क्योंकि देश, काल, वातावरण के साथ साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए आर्थिक विचारों के इतिहास का अध्ययन किए बगैर अर्थशास्त्र का अध्ययन ही अपूर्ण माना जाना चाहिए। अर्थशास्त्रियों के विचार के विकास का स्पष्ट विवेचन। आर्थिक विचारों के इतिहास का दूसरा महत्व यह है कि इसमें प्रत्येक युग की विचारधारा से जुड़े अर्थशास्त्रियों के आर्थिक विचारों का अध्ययन किया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन काल से लेकर